हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब हम लोग हाइड्रोलिक मशीन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोलिक मशीन जो आपका टॉपिक है ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये आपका बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस हाइड्रोलिक मशीन में आपको बेसिकली यहाँ पर नंबर ऑफ़ चैप्टर जो होंगे वो 4 चैप्टर होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 सभी चैप्टर को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, एंड आई होप कि आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस हाइड्रोलिक मशीन में कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आइए देखिए, हाइड्रोलिक मशीन में हमें सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ जेट पढ़ना है। इम्पैक्ट ऑफ जेट, सबसे पहले हम लोग इम्पैक्ट ऑफ जेट के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोलिक टरबाइन, हाइड्रोलिक टरबाइन, और फिर हाइड्रोलिक टरबाइन के बाद हम लोग पंप स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में देखेंगे। सेंट्रीफ्यूगल पंप, एंड नंबर 4 आपको जो यहाँ पर चैप्टर है जो आपको पढ़ना है इस हाइड्रोलिक मशीन में, वो है आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप, तो टोटल यही 4 चैप्टर आपको इस हाइड्रोलिक मशीन में पढ़ना होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हों, चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे आरआरबी जेई या स्टेट जेई का एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल दोनों ही क्वेश्चंस यहाँ से अराइज होते हैं। ओके, और ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ जेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज हम लोग हाइड्रोलिक मशीन का चैप्टर 1 देखेंगे, जो कि हमारा क्या है, इम्पैक्ट ऑफ जेट है। तो आइए स्टार्ट किया जाए। आप लोग बस ध्यान देंगे, हम लोग यहाँ पर एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, इम्पैक्ट ऑफ जेट, Chapter 1 in the hydraulic machine is impact of jet. ओके, चलिए, इम्पैक्ट ऑफ जेट। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इम्पैक्ट ऑफ जेट का मतलब समझते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ जेट का मतलब क्या है। तो इम्पैक्ट ऑफ जेट समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि जेट होता क्या है। What do you mean by jet? तो देखिए माय डियर फ्रेंड, आपने हाइड्रोलिक मशीन में, हाइड्रोलिक फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने आपको बताया होगा। ठीक है, जहाँ पर हम लोग सरफेस टेंशन पढ़ रहे थे, वहाँ पर हम लोगों ने देखा था फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप, फॉर्मेशन ऑफ बबल, एंड लास्ट में हम लोगों ने देखा था फॉर्मेशन ऑफ जेट। तो जेट क्या है, ये सिंपली आप इसको ये बोलेंगे कि ये वाटर सिलिंड्रिकल फॉर्म में किसी भी नोजल से निकल रहा है। ठीक है, वाटर सिलिंड्रिकल फॉर्म में जब रहेगा तो आप उसे जेट कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पर देख रहे हैं कि वाटर इस फॉर्म में है, वाटर इस फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है और मूव कर रहा है इस फॉर्म में, तो आप क्या बोलेंगे कि ये जेट है। ये भी वेलोसिटी से मान लीजिए मूव कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, जेट कहेंगे। तो जेट का सिंपल मतलब ये है कि वाटर हैविंग हायर वेलोसिटी, मतलब हाई वेलोसिटी होना चाहिए। सोचने की बात है, हाई वेलोसिटी रहेगा तभी ये इस तरह सिलिंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक पाइप है, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है, इसमें वाटर मान लीजिए फ्लो कर रहा है, और ये पाइप का एंड है।
तो यहाँ पर क्या होगा एक्चुअल में, यहाँ पर आप देखेंगे कि वाटर जो है इस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से बाहर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, इस तरीके से मूव करेगा। बट ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में नहीं है, ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाटर को इस तरह करने के लिए, दैट मीन्स सिलिंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वाटर का वेलोसिटी इंक्रीज करना होगा, इस वाटर का वेलोसिटी हमें इंक्रीज करना होगा। तो ये वेलोसिटी हम कैसे इंक्रीज करेंगे, तो उसका एक उपाय है, आप क्या करेंगे, आप इस पाइप के एंड में, पाइप के लास्ट में आप एक नोजल को कनेक्ट कर दीजिए। नोजल का काम क्या है माय डियर, तो नोजल का काम है वेलोसिटी इंक्रीज करना, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर देना, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर मान लीजिए कि आपने एक नोजल को कनेक्ट कर दिया, ये मान लीजिए नोजल है। जैसे ही पाइप के एंड में आप नोजल को फिट करेंगे तो नोजल क्या करेगा, इस वाटर के वेलोसिटी को इंक्रीज कर देगा, और जब वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो यहाँ से इस नोजल से देखिए वाटर किस फॉर्म में निकलेगा, तो वाटर सिलिंड्रिकल फॉर्म में यहाँ से निकलेगा। वाटर अब सिलिंड्रिकल फॉर्म में यहाँ से निकलेगा और इसे हम लोग क्या कहेंगे, जेट कहेंगे। बात समझ में आ गया। तो कहीं पर भी आप जेट देख रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स कहीं पर भी वाटर यदि सिलिंड्रिकल फॉर्म में है और वो मूव कर रहा है तो उसे आप सिंपली क्या कह देंगे, उसे आप सिंपली जेट कहेंगे, ठीक है। और जेट जो रहेगा उसका वेलोसिटी हाई होगा। अब यहाँ पर देखिए चूंकि ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आप निकाल सकते हैं। कैसे, तो उसके लिए यहाँ पर डायमीटर दिया रहेगा, इस जेट का डायमीटर दिया रहेगा d, तो आप यहाँ से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी इस जेट का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल मीनिंग ऑफ जेट कि जेट होता क्या है। तो जेट सिंपली क्या है, एक सिंपली क्या है जेट, ये है वाटर, वाटर इन सिलिंड्रिकल फॉर्म हैविंग हायर वेलोसिटी। वाटर सिलिंड्रिकल फॉर्म में रहेगा और उसका वेलोसिटी हाई रहेगा तो उसे हम जेट कहेंगे। बात समझ में आ गया। और जेट फॉर्म कैसे होगा, तो किसी भी पाइप में, किसी भी पाइप के एंड में यदि हम नोजल फिट कर दें तो वहाँ पर हमें जेट फॉर्म होगा। सो दिस इज कॉल्ड जेट। ये आपका क्या है, जेट। और अगर ये वाटर है तो आप क्या बोलेंगे, जेट ऑफ वाटर, ओके। तो इसे आप क्या कहेंगे, जेट ऑफ वाटर। आई होप कि आपको जेट का मतलब समझ में आ गया कि जेट होता क्या है, ओके। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पैक्ट ऑफ जेट, तो इसका हिंदी क्या होगा, आप पहले इसका सिंपल मीनिंग समझिए। इम्पैक्ट ऑफ जेट का मतलब क्या है, जेट का इम्पैक्ट, मतलब जेट किसी चीज़ से टकरा रहा है उसे ही हम क्या कहेंगे, इम्पैक्ट। तो इस पूरे चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो सिर्फ जेट का इम्पैक्ट ही पढ़ेंगे, मतलब जेट किसी चीज़ से टकराएगा। अब वो चीज़ जो होगा, ठीक है, जिससे टकराएगा, जो इम्पैक्ट होगा, वो हम लोग वहाँ पर दो चीज़ एज्यूम कर लेंगे। एक तो हम एज्यूम कर लेंगे कि कोई प्लेट है और वो स्टेशनरी है, तो उस पर जेट टकराएगा, इम्पैक्ट करेगा। दूसरा केस हम लोग देखेंगे कि अगर वही प्लेट मूव कर रहा हो और उस टाइम जब जेट उस पर इम्पैक्ट करेगा तो क्या होगा। तो इम्पैक्ट का सिंपल मतलब ये है कि जेट जो है, आप खुद सोचिए, ये जेट है और ये जब किसी चीज़ पर इम्पैक्ट करेगा, मान लीजिए यहाँ पर आपने एक प्लेट को रख दिया, तो ये जेट इस प्लेट पर इम्पैक्ट करेगा। तो इम्पैक्ट का मतलब क्या है कि ये जेट जिस चीज़ पर इम्पैक्ट करेगा उस पर एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, फोर्स लगाएगा। तो इम्पैक्ट ऑफ जेट का सिंपल मतलब है कि फोर्स एग्जर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट, फोर्स एग्जर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट विच इज स्टेशनरी और मूविंग। वो प्लेट या तो स्टेशनरी होगा या तो मूविंग होगा, ठीक है, क्योंकि सिंपल सा मीनिंग है, जब जेट इम्पैक्ट करेगा तो इसका मतलब है कि जेट उस पर फोर्स लगाएगा। और इस पूरे चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में स्टडी करेंगे। आप देखेंगे कि हर केस में, डिफरेंट केस में प्लेट का पोजीशन चेंज रहेगा, प्लेट का शेप चेंज हो जाएगा, तो उस टाइम जेट कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा ये हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। बात समझ में आ गया। चलिए, तो यहाँ से देखिए
इम्पैक्ट ऑफ जेट का सिंपल मीनिंग क्या है? इट इज द फोर्स exerted by the jet on the plate which may be stationary or moving, ओके। और यहाँ पर ध्यान देना है कि ये इम्पैक्ट ऑफ जेट क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट, जेट के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है, किसके ऊपर? तो आप बोलेंगे सर ऑन द प्लेट, प्लेट के ऊपर। और ये प्लेट स्टेशनरी भी हो सकता है, मूव भी कर सकता है। सिंपल वे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर आपने किसी प्लेट को रख दिया, तो ये जेट क्या करेगा? इस प्लेट पर इम्पैक्ट करेगा, स्ट्राइक करेगा, जिसका मतलब है कि इस जेट के द्वारा इस प्लेट के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है। वही फोर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उसे ही हम लोग कहेंगे इम्पैक्ट ऑफ जेट। एंड आई होप कि आपको ये बेसिक आइडिया अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंट केस के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली दो ही केस है। फर्स्ट केस जब आपका प्लेट स्टेशनरी हो, और सेकेंड केस जब आपका प्लेट मूव कर रहा हो। तो ये इन दोनों केस के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सर ठीक है, आपने बता दिया कि इम्पैक्ट ऑफ जेट का मतलब है फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स हमें कैलकुलेट करना होगा। तो सर ये फोर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ठीक है, जेट के द्वारा प्लेट के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, तो इस फोर्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो माय डियर फ्रेंड, आपने पढ़ा होगा न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ, उसका क्या कहना है? एक्टिव फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। बात समझ में आ गया? आप खुद सोच के देखिए, अगर ये प्लेट यहाँ पे नहीं होता तो ये जेट, इस जेट के पास अपना एक इनिशियल मोमेंटम है, इसका वेलोसिटी भी है, तो इसके पास अपना इनिशियल मोमेंटम है। लेकिन जैसे ही आपने प्लेट को यहाँ पर रखा, अब इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्राइक करेगा तो फिर उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे ही हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। उतना ही फोर्स वहाँ पर एग्जर्ट हुआ होगा। मतलब इस जेट के पास इनिशियल मोमेंटम कितना है, और फिर स्ट्राइक करने के बाद जो फाइनल मोमेंटम है वो कितना उसके पास बच रहा है इन द गिवन टाइम। टाइम से डिवाइड करना होगा हमें, तो वो जो वैल्यू आएगा उसे ही हम लोग एक्टिव फोर्स कहेंगे। मतलब फोर्स एग्जर्ट हम कैसे निकालेंगे? तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से निकालेंगे, या आप उसे इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन भी कहते हैं। जब आप उसे लिखेंगे, ठीक है, तो फिर आप उसे इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन भी कहते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हेल्प से ही हम लोग इस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे वो सब मैं आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, तो बस आपको ध्यान देना है। चलिए अब हम लोग वन बाय वन डिफरेंट केस के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टेशनरी प्लेट स्टार्ट करते हैं। स्टेशनरी प्लेट्स, स्टेशनरी प्लेट्स। सबसे पहले स्टेशनरी प्लेट का हर केस देख लेंगे। स्टेशनरी प्लेट में जितना भी डिफरेंट केस होगा पहले हम लोग वो स्टडी कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मूविंग प्लेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। आइए देखिए, तो सबसे फर्स्ट केस है केस 1। केस 1, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट, force exerted by the jet on the
स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट, ऑन द स्टेशनरी फ्लैट वर्टिकल प्लेट, फ्लैट वर्टिकल प्लेट। ये हमारा फर्स्ट केस है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द स्टेशनरी फ्लैट वर्टिकल प्लेट। एक स्टेशनरी प्लेट है जो कि क्या है, फ्लैट वर्टिकल है, उसका सरफेस फ्लैट है और वो वर्टिकली रखा हुआ है। तो उस प्लेट के ऊपर जेट के द्वारा कितना फोर्स एक्सर्ट होगा हमें यहाँ पर देखना है। बात समझ में आ गया? चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए माय डियर फ्रेंड, ये आपका मान लीजिए पाइप है, दिस इज योर पाइप, ओके। इस पाइप में यहाँ से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है, ओके। फिर यहाँ पर देख लीजिए, ओके सॉरी, यहाँ पर ये पाइप था, लेकिन इस पाइप में हमें अब क्या करना होगा, नोज़ल फिट करना होगा यहाँ पर, क्योंकि नोज़ल फिट करेंगे तभी वो जेट का फॉर्म लेगा, जेट का शेप लेगा। तो आइए यहाँ पर अब आप नोज़ल बना दीजिए, ठीक है। नोज़ल को फिट कर दीजिए इस पाइप के एंड में, ओके ओके। आइए ये हमारा क्या है, ये हमारा नोज़ल है। हमने क्या किया, हमने पाइप के एंड में नोज़ल को फिट कर दिया, और चूँकि हमने नोज़ल को फिट किया है तो यहाँ से अब वाटर जो निकलेगा वो जेट का शेप लेते हुए निकलेगा, मतलब सिलिंड्रिकल फॉर्म में निकलेगा और उसका वेलोसिटी हाइयर होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ से आपका जेट इस तरह निकल रहा है, ये आपका जेट है, ये आपका जेट है, ठीक है। और इस जेट का वेलोसिटी मान लीजिए v वेलोसिटी है, और इस जेट का डायमीटर d है, और ये वाटर है, और ये भी क्या है आपका जेट ऑफ वाटर है। अब क्या कहा जा रहा है, अब आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेशनरी फ्लैट वर्टिकल प्लेट यहाँ पर रख रहे हैं, और ये जेट उसी पर स्ट्राइक करेगा, तो कितना फोर्स एक्सर्ट होगा ये हमें यहाँ पर देखना है। तो आइए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट यहाँ पर फिट कर दे रहे हैं, ओके। ये है हमारा स्टेशनरी फ्लैट वर्टिकल प्लेट, ओके। स्टेशनरी फ्लैट वर्टिकल प्लेट, और ये फिक्स है, तो आप यहाँ पर इस तरह दिखा सकते हैं। चलिए, तो इस स्टेशनरी फ्लैट वर्टिकल प्लेट पर ये जेट स्ट्राइक करेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ यहाँ पर हो सकता है। देखिए, जैसे ही ये जेट इस प्लेट पर स्ट्राइक करेगा तो जेट फिर डिफ्लेक्ट होगा। डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है, इस प्लेट का देखिए एज ये वाला है, इसी एज पर ये जेट स्ट्राइक कर रहा है। तो स्ट्राइक होने के बाद इसी प्लेट के अलोंग जेट आपका मूव कर जाएगा, जेट यहाँ से निकल जाएगा। ये जो जेट ऑफ वाटर है ये स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करने के बाद इसी प्लेट के अलोंग निकल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्लेट आपका यहाँ पर वर्टिकल रखा हुआ है। तो जब वर्टिकल रखा रहेगा तो फिर वहाँ से जेट कहाँ से निकल पाएगा, तो इधर से ही निकल पाएगा। तो जिस तरह प्लेट वहाँ पर रखा गया होगा, अगर प्लेट आपने यहाँ पर इंक्लाइंड रखा होता, इंक्लाइंड इस तरह, तो जेट यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद प्लेट देखिए, प्लेट का एज ये वाला है, तो इस तरफ जेट आपका डिफ्लेक्ट हो जाता। बात समझ में आ रहा है? तो जिधर उसको शेप मिल रहा है उस डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट होके निकल जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि वर्टिकल प्लेट यहाँ पर आपका रखा हुआ है, 90 डिग्री पर रखा हुआ है, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है जेट
इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो इस डायरेक्शन ऑफ मोशन के 90 डिग्री पर आपने प्लेट को रख दिया है, तो उसी 90 डिग्री के अलोंग आपका जेट बाहर निकल जाएगा। तो आइए देखिए, जेट जैसे ही स्ट्राइक करेगा माय डियर फ्रेंड, स्ट्राइक करने के बाद जेट यहाँ से निकल जाएगा और फिर यहाँ से भी देखिए जेट यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ओके, यहाँ से आपका जेट निकल गया। ओके, चलिए, तो फर्स्ट थिंग तो आपको समझ में आ गया कि जेट किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। तो जेट माय डियर फ्रेंड इस डायरेक्शन में प्लेट के अलोंग डिफ्लेक्ट होगा। जिस तरह प्लेट रखा रहेगा उसके अलोंग ही जेट डिफ्लेक्ट हो जाएगा, स्ट्राइक करने के बाद चला जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर जेट का वेलोसिटी कितना होगा। जेट इस तरफ भी जा रहा है, तो हमें देखना है कि यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा। तो पहला चीज़ तो मैंने ये बता दिया कि जेट किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है, वो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर ये प्लेट आपका स्मूथ हुआ, अगर इस प्लेट का ये वाला सरफेस जिस पर स्ट्राइक हो रहा है, अगर वो स्मूथ हुआ, रफ नहीं हुआ, मान लेते हैं कि वो स्मूथ सरफेस है, एंड इस इम्पैक्ट के कारण जो लॉस होना चाहिए वो लॉस भी यदि नहीं हो रहा है, तो क्या होगा। तो माय डियर फ्रेंड, जेट जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है उसी वेलोसिटी से जेट बाहर निकल जाएगा। फिर से सुन लीजिए, अगर ये प्लेट स्मूथ हुआ और यहाँ पर इम्पैक्ट के कारण लॉस भी कुछ नहीं हो रहा है, तो जेट जिस वेलोसिटी से प्लेट पर स्ट्राइक करेगा उसी वेलोसिटी से जेट बाहर निकल जाएगा। और सिंपल सा सोचने की चीज़ है ये, ठीक है, कि अगर ये सरफेस रफ होता तब जाके ये वेलोसिटी डिक्रीज कर जाता, ठीक है, क्योंकि रफ है, वहाँ पर फ्रिक्शन होगा, तो उस फ्रिक्शन के कारण आपका वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगा, एनर्जी का लॉस होगा। रफ सरफेस है तो एनर्जी का लॉस होगा फ्रिक्शन के कारण, और जब एनर्जी का लॉस होगा तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि प्लेट का सरफेस हमारा स्मूथ है और लॉस भी कुछ नहीं हो रहा है इम्पैक्ट के कारण, तो जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा उसी वेलोसिटी से ये बाहर निकल जाएगा। सो दिस वेलोसिटी इज v वेलोसिटी से बाहर निकल जाएगा। ये वेलोसिटी भी आपका क्या है, v है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कितना फोर्स एग्जर्ट हुआ है, देखिए, तो जेट का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, x डायरेक्शन में। जेट x डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ठीक है, जेट का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है जी, x। लेकिन बाद में स्ट्राइक करने के बाद जेट का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, y डायरेक्शन है। तो y डायरेक्शन शो कर दीजिए। तो यहां पर क्या होगा, इस जेट के द्वारा इस प्लेट के ऊपर x डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा उसे हम Fx कहते हैं, एंड y डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा उसे हम Fy कहते हैं। Fx क्या है, तो Fx को कैसे बोलेंगे आप, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट इन x डायरेक्शन। Fy क्या है, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट इन y डायरेक्शन। मतलब यहाँ पर दोनों कंपोनेंट आपको निकालना होगा। जितने भी केस आप देखेंगे, ठीक है, सभी केस में आप फोर्स का दो कंपोनेंट निकालेंगे, Fx Fy। Fx का मतलब x डायरेक्शन में, Fy का मतलब y डायरेक्शन में। बात समझ में आ रहा है। तो यही दोनों फोर्स हमें कैलकुलेट यहाँ पर करना होगा। तो कैसे करेंगे, और यहाँ पर क्लियरली आप देख रहे हैं कि जेट इस प्लेट पर स्ट्राइक कर रहा है, दैट मीन्स फोर्स लगा रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इम्पैक्ट ऑफ जेट कहते हैं। तो यहाँ पर हमें फोर्स निकालना है, और फोर्स निकालने का क्या तरीका है माय डियर फ्रेंड, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे।
तो आइए देखते हैं, वन बाय वन करके हम लोग सब कुछ देखेंगे। तो ये आपका क्या है माय डियर, दिस इज योर नोजल। ये आपका क्या है, पाइप। ये क्या है, ये है आपका जेट। और यहाँ पर देखिए डी क्या है, डी इज द डायमीटर ऑफ जेट, डायमीटर ऑफ जेट। ए क्या है, ए है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जेट। और कैसे निकालेंगे आप निकालेंगे पाई बाय 4 डी स्क्वायर। भी क्या है, भी है वेलोसिटी ऑफ जेट, वेलोसिटी ऑफ जेट। ओके, चलिए अब यहां पर देखिए, अब यहां पर सबसे पहले मैं ये पॉइंट लिख दे रहा हूं, इफ द प्लेट इज स्मूथ, if the plate is smooth and losses due to impact are assumed to be zero, then the jet will come out, with initial velocity भी। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको बताया था, तो ये पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। ओके, चलिए बहुत ही अच्छी बात है माय डियर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आइए नाउ अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ, अप्लाइंग NSL मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ। और न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोग किस डायरेक्शन में लगाते हैं, जिस डायरेक्शन में आपका मोशन हो रहा है, या सिंपल सा आप ये भी कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस हुआ है उस डायरेक्शन में हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। तो अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मोशन, और साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, एक्स डायरेक्शन है, लेकिन एक्स में नहीं हो पाया। ठीक है, अब फिर ये वाई डायरेक्शन में जाने लगा। लेकिन जो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन था, जो एक्चुअल में वो क्या था, वो था एक्स डायरेक्शन। बाद में ना आपने यहाँ पर प्लेट को रख दिया, और इस प्लेट के रखने के कारण इसका डायरेक्शन चेंज हो गया ना जी, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन तो यही था। आपने पाइप को यहाँ पर रखा, वहाँ पर नोजल फिट किया, फिर यहाँ से जेट निकल रहा है, तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन तो एक्स था ना जी, एक्स डायरेक्शन था। तो हम लोग उसी एक्स डायरेक्शन में क्या करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। और फिर आप देखिएगा हम लोग वाई डायरेक्शन में भी न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर देंगे और हमारा Fy निकल जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए अब इसके आगे देखते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी मैं प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है, आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से उसको देखेंगे, क्योंकि लगभग यहाँ पर 8 से 10 केस आपको पढ़ना है। तो स्टार्टिंग के 1-2 केस में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है, और बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन सभी पॉइंट्स को नहीं देखेंगे, बाद में फिर हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग का 1-2 केस आपको याद रखना होगा, आपको ध्यान देना होगा। ये देखिए, तो न्यूटन सेकेंड लॉ आप डायरेक्शन ऑफ मोशन में अप्लाई करेंगे तो उसका क्या कहना है, तो उसका ये कहना है माय डियर फ्रेंड, एक्टिव फोर्स
इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू, या आप एक्टिव फोर्स के जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब एक बहुत ही अच्छा चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी आपने यहाँ पर क्या लिखा था कि हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे। डायरेक्शन ऑफ मोशन में मतलब हम क्या चाह रहे हैं, हम अभी चाह रहे हैं कि Fx को कैलकुलेट किया जाए। तो इस Fx को कैलकुलेट करने के लिए आप न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन x डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें x डायरेक्शन का फोर्स चाहिए। तो इसका ये मतलब हुआ, आप सिंपल सा सोचिए, जिस डायरेक्शन में हमें फोर्स निकालना होगा उसी डायरेक्शन में देखेंगे कि मोमेंटम कितना चेंज हुआ। बात समझ में आ रहा है? बड़ा सिंपल सा मीनिंग है। आपको x डायरेक्शन में फोर्स चाहिए तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि ठीक है, बॉडी का मोमेंटम x डायरेक्शन में कितना चेंज किया है टाइम के साथ, वही फोर्स होगा। अगर हमें y डायरेक्शन में फोर्स चाहिए तो क्या देखेंगे कि बॉडी का मोमेंटम y डायरेक्शन में कितना चेंज किया। मान लीजिए पहले 20 था, बाद में 10 हो गया, और ये 20 से 10 होने में 2 सेकंड का टाइम लगा, तो फोर्स कितना हो गया जी? तो मोमेंटम चेंज कितना हो गया? 20 माइनस 10, टाइम कितना लगा? 2 सेकंड, तो 10/2 यानी 5। बात समझ में आ गया? वही 5 क्या होगा? फोर्स कहलाएगा। तो जिस डायरेक्शन में आपको फोर्स चाहिए उसी डायरेक्शन में हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना होगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालना होगा। बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? नेट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, लेकिन हम निकाल क्या रहे हैं जी? हम निकाल रहे हैं नेट फोर्स, हम निकालना चाह रहे हैं नेट फोर्स इन x डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा जी? यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इन x डायरेक्शन, क्योंकि हमें फोर्स चाहिए x डायरेक्शन में। ओके, आइए अब यहां से देखते हैं। तो नेट फोर्स इन x डायरेक्शन, तो नेट फोर्स इन x डायरेक्शन एक ही फोर्स है Fx, तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे? Fx। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इन x डायरेक्शन, यहाँ पर रेट लगा हुआ है, तो रेट जिस भी टर्म्स में, जिस वर्ड में रेट लग जाता है उसका ये मतलब होता है कि उस पूरे टर्म्स में टाइम से डिवाइड किया गया है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम में रेट लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम में टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इसके बदले में क्या लिखेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, तो आप लिखेंगे चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इन x डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं भूलना है, ठीक है? इन x डायरेक्शन डिवाइड बाय क्या कहलाएगा? टाइम, डिवाइड बाय टाइम। ओके, अब यहां से देखिए, सो Fx इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये Fx है क्या? Fx है फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट, जेट के द्वारा जो फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सा मतलब है कि जेट का मोमेंटम डिक्रीज हुआ होगा। कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए ये मेरा हैंड है और ये वॉल है, और इस हैंड को यदि मैं यहाँ से ऐसे करके इम्पैक्ट करूँ और फिर ये पूछा जाए कि इस हैंड के द्वारा इस पर कितना फोर्स लगाया गया, तो किसके द्वारा पूछ रहा? तो पूछ रहा है बाय हैंड। तो इसका मतलब यह है कि इस हैंड का मोमेंटम कितना चेंज हुआ। तो इसका इनिशियल मोमेंटम ज़्यादा होगा, फाइनल मोमेंटम इम्पैक्ट करने के बाद कम हो गया होगा। तो जितना कम हुआ ना, वहीं से हम लोग फोर्स निकालते हैं। तो हमें फोर्स निकालना है बाय द जेट। इसका मतलब ये होगा कि पहले हम लोग यहाँ पर जेट का इनिशियल मोमेंटम ज़्यादा होगा, फाइनल मोमेंटम कम होगा,
तभी तो जेट फोर्स लगा पा रहा है, ठीक है। फोर्स में कुछ मोमेंटम लॉस हो जाता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के जगह पर आप क्या लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, माइनस फाइनल मोमेंटम किस डायरेक्शन में जी, एक्स डायरेक्शन में, डिवाइड बाय टाइम। बात समझ में आ गया। यदि यहां पर यह पूछा जाता फोर्स एक्सर्टेड ऑन द जेट, यहां पर बाय नहीं होता, यहां पर यदि आपका ऑन होता, ऑन द जेट, और यहां पर बाय होता, बाय द स्टेशनरी प्लेट, मतलब ये इस पर स्ट्राइक किया तो ये भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, प्लेट भी तो जेट के ऊपर फोर्स लगाएगा। थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये फोर्स अगर लगा रहा है तो ये प्लेट भी तो फोर्स लगाएगा जी। वो कैसे निकालेंगे, तो जब ऑन द जेट हो, ऑन द जेट बाय द प्लेट, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करेंगे। बात समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट, तो यहाँ पर हम लोग इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे। बात समझ में आ गया। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर इसके आगे मूव करते हैं, प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे। ये मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, और आपको टेंशन नहीं लेना है, इतना सारा चीज़ आपको नहीं करना है हर केस में, ठीक है। चूँकि ये फर्स्ट केस है तो यहाँ पर मैं आपको अच्छे से एक कंक्लूज़न समझाने जा रहा हूँ और उसी चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। आइए ध्यान देंगे आप। तो अभी आपने देखा Fx इज इक्वल टू, अभी आपने देखा कि Fx किसके बराबर है, इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन। तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, यही लिखेंगे ना जी, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी को ही क्या कहेंगे, इनिशियल मोमेंटम, माइनस फिर क्या था, फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन। तो उसको भी आप क्या लिखेंगे, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। अब ध्यान दीजिए, डिवाइड बाय क्या था, टाइम। तो वहां पर क्या लिखा हुआ था, इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन। तो मास यहां पर लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, इसका मतलब है कि वेलोसिटी वहां पर x डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी तो ये पूरा टर्म क्या कहलाएगा, इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन। उसी तरह मास इनटू फाइनल वेलोसिटी है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। बात समझ में आ गया। चलिए बहुत ही अच्छी बात है माय डियर। अब यहाँ से देखिए मास हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, मास को कॉमन निकाल लेंगे। सो Fx इज इक्वल टू, जब मास कॉमन निकालेंगे तो मास बाय टाइम हो जाएगा, मास बाय टाइम इनटू क्या होगा माय डियर, इनटू हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन माइनस फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। इस तरह आप लिखेंगे। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। मास बाय टाइम को हम क्या बोलते हैं, मास फ्लो रेट बोलते हैं। मास फ्लो रेट या मास पर सेकेंड, जो भी आप बोल सकते हैं बोलिए, ठीक है, या रेट ऑफ मास फ्लो भी कहते हैं। सो फाइनली हमारा देखिए रिजल्ट क्या मिल रहा है, Fx इज इक्वल टू मास फ्लो रेट मास बाय टाइम, दैट मीन्स मास पर सेकेंड इनटू इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ठीक है, एंड फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो आप सिंपल यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन माइनस फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन।
ये आपका पहला कंक्लूजन मिल गया और ये आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा समझना है, चीज़ों को समझना है। आप किस डायरेक्शन में फोर्स निकाल रहे हैं? आप निकाल रहे हैं एक्स डायरेक्शन में फोर्स, तो ये किसके बराबर होगा? मास पर सेकेंड मल्टीप्लाई होगा इनटू इनिशियल वेलोसिटी। आपको वहाँ पर लिखना होगा किस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स निकालेंगे उसी डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में। बात समझ में आ गया? तो इस तरह आप कहीं पर भी किसी भी केस में डायरेक्ट आप फोर्स निकाल सकते हैं, यही आप याद रखिए। और जितना भी मैंने स्टार्टिंग से आपको करके बताया है वो सभी नहीं करना है वहाँ पर, ठीक है। आपको बस ये फाइनल रिजल्ट याद रखना है। यही है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। यही हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और इसे याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। सोचिए तो सही, ये एक्चुअल में है क्या चीज़, ध्यान से देखिए ना। मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम, फिर मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, उसको क्या बोलेंगे? फोर्स। तो वही चीज़ है, ठीक है। बस यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स निकालेंगे उसी डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट आपको यहाँ पर लिखना होगा। सिमिलरली माय डियर फ्रेंड, यदि आपको एफ वाई निकालने बोल दिया जाए कि बाबू तुम एफ वाई कैसे निकालोगे, कुछ नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे आप? मास पर सेकेंड इनटू सब कुछ वही रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में जी? वाई डायरेक्शन में, माइनस फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। तो इस तरह हम लोग फोर्स एक्सर्टेड निकालते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो फिर आपको कहीं पर भी किसी भी केस में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, डायरेक्ट आप इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो आइए अब इस केस में, ये तो हमारा बेसिक था, ठीक है, कि न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोग किस तरह अप्लाई करेंगे, किस फॉर्म में डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे, तो इसी फॉर्म में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आइए अब इसी इक्वेशन को यहाँ पर अप्लाई करके हम लोग एफ एक्स और एफ वाई आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, ओके ना। चलिए ध्यान से देखेंगे, काफ़ी आसान है, ठीक है। अगर आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको ये सभी चीज़ बहुत ही आसान लगेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हाइड्रोलिक मशीन बहुत ही आसान है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बीटेक स्टूडेंट होंगे, ठीक है, या आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट बाद में मान लीजिए बीटेक करेंगे, तो फिर आप लोग IES का फॉर्म भरेंगे, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का फॉर्म भरेंगे। तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में हाइड्रोलिक मशीन से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, पीटी में भी और मेंस में भी, ठीक है। मेंस में भी यहाँ से 2 न्यूमेरिकल पूछता है, 25 मार्क्स का इच, मतलब 50 to 60 नंबर का क्वेश्चन मेंस में रहता है हाइड्रोलिक मशीन से, और काफ़ी आसान क्वेश्चन रहता है। और फिर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ओके। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, अब हम लोग यहाँ पर एफ एक्स और एफ वाई निकालते हैं। देखिए, सो वी नो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? मास पर सेकेंड इनटू, या एक सेकेंड रुक जाइए, पहले हम लोग मास पर सेकेंड निकाल लेते हैं, ठीक है। मास पर सेकेंड, यानी मास पर सेकेंड का मतलब क्या है? इसका मतलब है मास ऑफ जेट ऑफ वाटर, स्ट्राइकिंग पर सेकेंड,
जिसे आप सिंपली मास पर सेकेंड बोलते हैं, उसको आप इस तरह रीड करेंगे, किस तरह, मास ऑफ जेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में यहाँ पर इस जेट ऑफ वाटर का कितना मास स्ट्राइक कर रहा है। तो याद कीजिए, मास पर सेकेंड का मैंने फॉर्मूला बताया था रो ए भी, याद होगा आपको, रो ए भी, ठीक है माय डियर फ्रेंड। मास पर सेकेंड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, रो ए भी होता है, वहाँ पर मैंने एरिया ए लिया था, कैपिटल में लिया था ना, तो ये पढ़े हुए हैं। तो वही मास फ्लो रेट हमें यहाँ पर निकालना है, तो क्या लिखेंगे, रो इंटू एरिया। कौन सा एरिया, किसका एरिया, तो बाबू आप जिसका निकाल रहे हैं मास, उसी का ना एरिया होगा जी। तो किसका निकाल रहे हैं मास, जेट ऑफ वाटर का निकाल रहे हैं, तो एरिया भी किसका होगा, जेट ऑफ वाटर का होगा, क्योंकि यही तो लगा रहा है फोर्स, यही जेट तो फोर्स लगा रहा है, तो उसी का ना लेना पड़ेगा जी एरिया, क्योंकि ये क्या, मास ऑफ जेट ऑफ वाटर। इस जेट ऑफ वाटर का कितना मास एक सेकेंड में स्ट्राइक किया, तो उसका एरिया तो मालूम होना चाहिए ना जी, उसका ये एरिया तो मालूम होना चाहिए हमें, क्योंकि मास पर सेकेंड है क्या एक्चुअल में, तो ये होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास को क्या बोलते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बाय सेकेंड, तो वही चीज़ कर रहे हैं ना जी। तो एरिया कौन सा होगा, तो एरिया ऑफ जेट इनटू एरिया ऑफ जेट स्मॉल ए इनटू भी क्या है, वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, कह रहा स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना स्ट्राइक किया, तो माय डियर जिस वेलोसिटी से ये स्ट्राइक कर रहा होगा वही वेलोसिटी आपको वहाँ पर लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है स्ट्राइकिंग, कितना मास एक सेकेंड में स्ट्राइक किया है, तो जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा वही वेलोसिटी लेना पड़ेगा ना। इनटू क्या लिखेंगे, वेलोसिटी with which jet strikes। तो देखिए माय डियर, मास पर सेकेंड आपको मिल गया कितना, रो ए भी। तो मास पर सेकेंड हमें मिल गया रो ए भी। अब हम लोग जल्दी से फोर्स निकाल लेते हैं, ठीक है, आइए। सो Fx इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला जी, मास पर सेकेंड इंटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का क्या मतलब है, स्ट्राइक करने से पहले। इनिशियल वेलोसिटी का क्या मतलब है, स्ट्राइक करने से पहले, और फाइनल वेलोसिटी का क्या मतलब है, स्ट्राइक करने के बाद, यानी इनिशियल वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग, बिफोर स्ट्राइकिंग किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, माइनस फाइनल वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइकिंग किस डायरेक्शन में जी, एक्स डायरेक्शन में। ओके, यही है आपका, डायरेक्ट हम इसी को यूज़ करेंगे। आइए अब इसे ही आपको थोड़ा ध्यान से यूज़ करना होगा। सो Fx इज इक्वल टू मास पर सेकेंड को आप क्या लिख रहे हैं, रो ए भी। अब देखिए आप गलती यहीं पर करेंगे, आप गलती यहीं पर करेंगे। आपको फोर्स पूछा जाएगा तो डायरेक्ट आप यहाँ से शुरुआत करेंगे और फिर यहाँ पर ये लिखने में ही आपसे गलती होगा। तो बस ध्यान से देखिए, ठीक है, आखिर हमें यहाँ पर किस तरह लिखना होगा वो देखिए। यहाँ कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग। तो पहले आप यहाँ पर देखिए कि स्ट्राइक करने से पहले इनिशियल वेलोसिटी कितना था। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर भी वेलोसिटी था, भी वेलोसिटी था स्ट्राइक करने से पहले। आपने देख लिया, ओके। अब डायरेक्शन देखना है, इन एक्स डायरेक्शन। तो जो इनिशियल वेलोसिटी आप देख रहे हैं स्ट्राइक करने से पहले, उसका कंपोनेंट हमें लेना होगा एक्स डायरेक्शन में। तो आप क्या कहेंगे कि सर ये तो पहले से ही एक्स डायरेक्शन में है,
ये तो पहले से ही x डायरेक्शन में है, तो यही वेलोसिटी आपका हो जाएगा यहाँ पर, यानी इसके जगह पर आप क्या लिखेंगे v, फिर साइन है माइनस का, फिर साइन है माइनस का। फिर अब यहाँ पर देखिए फाइनल वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइकिंग, स्ट्राइक करने के बाद फाइनल वेलोसिटी कौन सा है, v। किसी एक तरफ देखिए, ठीक है, दोनों तरफ आप मत देखिए, दोनों तरफ को कंसिडर मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि जैसा आपको यहाँ पर दिखाई देगा वैसा ही यहाँ पर दिखाई देगा, तो किसी एक तरफ हम देखेंगे। तो स्ट्राइक होने के बाद जो वेलोसिटी है वो कौन सा है, v वेलोसिटी है। तो पहले आप वेलोसिटी देखिए, जब वेलोसिटी आपको मिल जाएगा तब हम देखेंगे डायरेक्शन। अब चूंकि हमें फाइनल वेलोसिटी मिल चुका है, लेकिन इस फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट हमें किस डायरेक्शन में लेना होगा, x डायरेक्शन में लेना होगा माय डियर फ्रेंड। तो इसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में कितना होगा, तो यहाँ से देखिए ये है v, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, 90 होगा ना जी, 90। तो इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा, आप क्या बोलेंगे, v cos 90, यानी इस फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट x डायरेक्शन में कितना होगा, v cos 90 होगा। तो डायरेक्ट आप क्या बोल देंगे, 0। v cos 90 का वैल्यू क्या होगा, 0। ये तो मैंने बस समझाने के लिए आपको दिखा दिया है, ये बिना देखे हुए भी आप डायरेक्ट बोल सकते थे कि सर इस फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट x डायरेक्शन में 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी y डायरेक्शन में है। जब ये ऑलरेडी y डायरेक्शन में है तो इसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में 0 होगा। कैसे 0 होगा, तो देखिए यही प्रोसेस है, इस तरफ v है तो इस तरफ x डायरेक्शन में क्या होगा, v cos 90 हो जाएगा, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है माय डियर, 0 होता है। सो वेलोसिटी कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका fx क्या मिल गया, रो ए भी स्क्वायर। यही फॉर्मूला आपको मिल गया किस केस में, अगर कोई स्टेशनरी फ्लैट वर्टिकल प्लेट है और जेट उस पर यदि स्ट्राइक कर रहा है तो वहाँ पर जेट के द्वारा कितना फोर्स x डायरेक्शन में स्ट्राइक इम्पैक्ट किया जाएगा, एग्जर्ट किया जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, रो ए भी स्क्वायर। लेकिन इसे यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया है, 10 डिफरेंट केस आप यहाँ पर पढ़ेंगे, तो हर केस में आप दो फार्मूला देखेंगे, fx का fy का। तो क्या इतना फार्मूला आपको याद करना है, बिल्कुल भी नहीं। ये सभी fx fy का फार्मूलाज आपको याद नहीं करना है, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो माय डियर फ्रेंड आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिर्फ दो स्टेप से आपने फोर्स निकाल लिया, सिर्फ 2 स्टेप से हमारा फोर्स निकल गया। तो माय डियर फ्रेंड आप सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो कोई भी केस आपको क्वेश्चन में दिया हो, डायरेक्ट आप ये केस यूज़ कर लीजिए, जो वहाँ पर इनिशियल फाइनल था वो आप लिख दीजिए, तो आपका फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा बस 2 ही लाइन में। तो फिर हम क्यों याद रखें फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला आप याद मत रखिए, ठीक है। हम लोग जितना भी केस देखेंगे उस सभी केस को देखते देखते आपको इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप खुद बोलेंगे कि सर हमें फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग 10 केस देखेंगे और हर एक केस में मैं आपको यही अप्लाई करके फोर्स निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लगातार यूज़ करते करते कि किस तरह हमें इसका यूज़ करना है, किस तरह हमें वेलोसिटी लेना है, ये फिर आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए माय डियर, ये तो था fx। अब यहाँ पर fy भी आपको मैं निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। आइए देख लेते हैं fy क्या होगा। ओके चलिए देखिए, नाउ अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बाबू ठीक है, किसी फ्लैट वर्टिकल प्लेट पर जेट के द्वारा इम्पैक्ट हो रहा है, तो बताइए y डायरेक्शन में कितना फोर्स एग्जर्ट होगा। तो आप बोलेंगे ठीक है निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, मास पर सेकेंड। देखिए डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, मास पर सेकेंड इनटू y डायरेक्शन में फोर्स है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, इनिशियल वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग
इन वाई डायरेक्शन माइनस फाइनल वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइकिंग इन वाई डायरेक्शन। डायरेक्ट आप यही लिखेंगे, पहला स्टेप आपका यही है, दूसरा स्टेप में आपका सॉल्व हो जाएगा। सो एफ वाई मास पर सेकेंड आप जानते हैं, रो ए भी इनिशियल वेलोसिटी। मैंने क्या बोला है, पहले आप वेलोसिटी वहाँ पर देखिए, तो इनिशियल वेलोसिटी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी आप क्या बोलेंगे सर, भी है, ओके हमें मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी हमें मिल गया। बट इनिशियल वेलोसिटी हमें चाहिए वाई डायरेक्शन में, यानी उस इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना होगा वाई डायरेक्शन में। तो आप बोलेंगे सर ये इनिशियल वेलोसिटी तो एक्स डायरेक्शन में है, तो इसका वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। लेकिन कैसे, हमें ये फोर्स वाई डायरेक्शन में चाहिए, तो ये एंगल देखिए 90 है, तो ये कितना हो जाएगा भी कॉस 90, तो कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, 0। ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन विल बी 0 माइनस फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर फाइनल वेलोसिटी ये भी है हमें मिल गया, लेकिन अब फाइनल वेलोसिटी हमें किस डायरेक्शन में चाहिए, वाई डायरेक्शन में चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे कि सर कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वाई डायरेक्शन में है ही, ये जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है ये तो ऑलरेडी वाई डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हमें कंपोनेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, भी। तो देखिए माय डियर फ्रेंड, सो एफ वाई इज इक्वल टू माइनस रो ए भी स्क्वायर। एफ वाई क्या आ गया, माइनस रो ए भी स्क्वायर। देखिए बस 2 लाइन में आपका निकल गया एफ वाई। तो बस यही तरीका है, ठीक है। इसी तरीके के द्वारा आप फोर्स को आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये फोर्स निगेटिव आ गया, इसका क्या मतलब है माय डियर फ्रेंड, आपका एफ एक्स का क्या फॉर्मूला आया था, एफ एक्स का फॉर्मूला आया था रो ए भी स्क्वायर। ये फोर्स देखिए पॉजिटिव है और ये फोर्स आपका निगेटिव आ गया। तो पॉजिटिव निगेटिव का क्या मतलब है, जो फोर्स पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, वो एक्स डायरेक्शन के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा, उस डायरेक्शन में लग रहा है। और अगर कोई फोर्स निगेटिव आ रहा है, जैसे एफ वाई निगेटिव आ गया, इसका मतलब यह है कि ये एफ वाई जो आप यहाँ पर, जो मैं यहाँ पर आपको ऊपर के डायरेक्शन में दिखा रहा था कि एफ वाई ऊपर की तरफ लगेगा, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एफ वाई निगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ वाई ऊपर ना लग के कहाँ पर लग रहा होगा जी, नीचे की तरफ लग रहा होगा। एफ वाई नीचे की तरफ लग रहा होगा यहाँ पर, इसीलिए माइनस साइन लिया गया है। तो माइनस साइन का सिर्फ एक ही मतलब है कि एफ वाई इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है। नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट्स that Fy is acting downwards, ओके। अब यहाँ पर देखिए, अगर Fx निगेटिव हो जाता, तब आप कैसे यहाँ पे शो करते हो। देखिए माय डियर, ध्यान से देखना है, Fx पॉजिटिव है तो यहाँ से इस तरफ, अगर Fx निगेटिव होता तो Fx आपका इस डायरेक्शन में हो जाता, Fx आपका इस डायरेक्शन में लग जाता। तो यही था माय डियर फ्रेंड Fx और Fy। तो फर्स्ट केस कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप कि आपको ये फर्स्ट केस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी सिर्फ एक ही केस हुआ है, अब इसके आगे हम लोग सेकेंड केस देखेंगे और उसमें ये देखेंगे कि ये जो फ्लैट प्लेट है, अगर इसको हम इंक्लाइंड कर दें, अगर ये इंक्लाइंड हो जाए तो उस टाइम जेट इस प्लेट के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, वो फिर हम लोग देखेंगे अगले केस में, ठीक है। और मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग फोर्स जब भी निकालेंगे तो सिर्फ हम लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना है, डायरेक्ट यहीं से यूज़ कर लेंगे। और यही क्या है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ है, ठीक है। और डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन ध्यान में रखना है
जिस डायरेक्शन में आपको फोर्स चाहिए उसी डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी कंपोनेंट होना चाहिए, वेलोसिटी कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो डायरेक्ट ये लिखेंगे और 2 लाइन में आप किसी भी केस में फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो आपको फार्मूला याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बस ये चीज़ ध्यान में रखेंगे और 2 स्टेप में आपका केस सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको आज का क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके, सो थैंक यू माय डियर, थैंक यू, बाय बाय।